गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट करेंगे इंडियन पॉलिटी में साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड। मतलब कह रहा है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो सीरीज है बाइलिंगुअल रहेगी, लिखा इंग्लिश में, लेकिन हम इसका मतलब आपको हिंदी में भी बताते हुए चलेंगे। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान था वो पारित कब हुआ या पास कब हुआ। ठीक याद रखना, लागू और पास होने में मतलब कि इम्प्लीमेंट की डेट अलग है और पास्ड होने की डेट अलग है। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी पूछे क्वेश्चन कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड तो आपको क्या लगाना है, 26 नवंबर 1949। क्या लगाना है दोस्तों, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर यही बात आ जाए इम्प्लीमेंट की या लागू करने की तो दोस्तों वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, या यहाँ पर याद रखना ये पास्ड कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट पूछ दिया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, भारतीय संविधान था, वो लागू कब हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सीरीज हम इंग्लिश में चला रहे हैं इसकी सेम वीडियो है दोस्तों, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। अब इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हिंदी में, आप देख लेना। तो जिसको एकदम हिंदी में देखना है वो वहाँ पर विजिट कर सकता है। ठीक, तो आइए अब आगे चलते हैं। ठीक, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब कि संविधान संशोधन है, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लघु संविधान या मतलब कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 42, ठीक, जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसी को हम लोग लघु संविधान के नाम से या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला कह रहा है द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान संशोधन है। वह भी कैसा, लिखित, वर्ल्ड का, या हम लोग कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों ये बात एकदम करेक्ट है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन विद मोस्ट आर्टिकल। ठीक, मतलब कि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद वाला जो संविधान है वो अपने भारत का है, ये भी एकदम करेक्ट है। लगभग मतलब कि 395 जो है वो आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन विद मोस्ट वर्ड, सबसे अधिक शब्दों के साथ। तो दोस्तों ये जो तीनों ही कथन हैं ये भारतीय संविधान के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में एकदम ट्रू है। ठीक, तो जो ऑल द एबव सेंटेंस है, मतलब जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। किस देश का, मतलब किस देश का सबसे पुराना लिखित संविधान है ना। तो याद रखिएगा ये था अमेरिका का। किसका है दोस्तों, अमेरिका का। ठीक, याद रखना आप लोग। अमेरिका में दोस्तों किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। विच कंट्री हैज़ द न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे नया जो संविधान है, न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड में किसका है, विश्व में सबसे नया संविधान किसका है। तो दोस्तों याद रखना ये किसका है, नेपाल का है। किसका है, नेपाल का। ये बना है दोस्तों 2015 में, 2015 में बना हुआ है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान सबसे छोटा है, किस दृष्टि से, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद की दृष्टि से किस देश का संविधान सबसे छोटा है। तो दोस्तों आपको याद रखना अमेरिका का। किसका, अमेरिका।
का। तो अमेरिका के विषय में हमें क्या पता चला, यूएसए के विषय में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के विषय में, संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में हमें ये पता चला है कि एक तो ये सबसे पुराना लिखित संविधान है, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा दोस्तों ये आर्टिकल की दृष्टि से भी, मतलब कि आर्टिकल भी की दृष्टि से ये सबसे छोटा संविधान है, ठीक, मतलब कि सबसे कम आर्टिकल है। अगर ये भी पूछ दे कितने हैं तो आप लोग याद रखना 7 आर्टिकल है खाली इसमें। नेक्स्ट है हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अपने भारतीय संविधान में पूछ रहा है कि कितने आर्टिकल हैं या कितने अनुच्छेद हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दोस्तों याद रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, 395 है, ठीक दोस्तों 395 ही है। बाकी जो अलग से ऐड किए गए हुए हैं ये इसके कहीं ना कहीं हर अनुच्छेद के कहीं ना कहीं कोई पार्ट हैं ए बी करके वो ऐड किए गए हैं, ठीक, या का या खा गा करके ऐड किए हैं, लेकिन जो हकीकत में है कितने दोस्तों वो 395 ही हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हाउ मैनी शेड्यूल्स वेयर देयर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कह रहा है कि मूल रूप से ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, ठीक, कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों कितनी थी, 8 थी, और प्रेजेंट टाइम में कितनी शेड्यूल्स हैं, वो हैं दोस्तों 12, ठीक, कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में कितना है, तो अभी हमने बात की जो 12 अनुसूचियाँ हैं 12th शेड्यूल हैं, ठीक दोस्तों याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज से हमने उठाए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जो भी चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, जिससे कि हमारे जो नए वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें टाइम से, है ना। और करना कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको थोड़ी देर लीड या एयरफोन लगाकर 2x या 1.5x की स्पीड में आपको सुन लेना है, दिन में 1 से 2 बार, ठीक, 2 बार सुन लोगे बस आपका काम हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, यही क्वेश्चन आने ही आने, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट में। अब देखिए अनुसूचियाँ कितनी हैं, शेड्यूल कितने हैं प्रेजेंट में, 12th। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 8 थे। लेकिन दोस्तों अब पूछ रहा है कि भाग कितने, तो प्रेजेंट टाइम में पूछ दे या दोस्तों मूल रूप से पूछ दे, है ना, ओरिजिनली पूछ दे कितने थे, तो याद रखना 22 भाग थे। कितने थे दोस्तों, 22 पार्ट्स थे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम विच एक्ट। कि जो दोस्तों इसमें कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है, भाग है, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक, किस एक्ट से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत दोस्तों इसी से अपने भारतीय संविधान का काफ़ी ज़्यादा भाग लिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक, अपना जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, भारत का संविधान कैसा है। कह रहा है कि फ्लेक्सिबल, मतलब कि नम्य है या इसमें आसानी से संशोधन हो सकता है, या कह रहा है इनफ्लेक्सिबल या अनम्य है, या इसको कठोर भी कह सकते हैं कि इसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता है। अब जो सी ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब नम्य तथा अनम्य का समन्वय, मतलब कि ना ही ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है, ना ही ज़्यादा नम्य है और ना ही ज़्यादा अनम्य। तो जो दोस्तों तीसरा सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अच्छा कैसे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अपने भारतीय संविधान का काफ़ी जो संशोधन है, संविधान जो संशोधन है अपने संविधान का, हम लोग संशोधन या अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साधारण बहुमत से, ठीक, साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं, ठीक, एक सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी किसी के लिए दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी की भी ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत की भी ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो अपना संविधान है वो ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल है, ठीक, मतलब कि मिला जुला हुआ रूप है, कोऑर्डिनेशन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम हैज द वर्ड फेडरल बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा हाउ मैनी टाइम हैज द वर्ड फेडरल। अच्छा इसमें कह रहे हैं कि जो फेडरल शब्द है, संघीय शब्द है, इसका यूज अपने भारतीय संविधान में कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा नॉट इवन वंस, एक भी बार जो है संघीय शब्द का यूज जो है अपने भारतीय संविधान में नहीं किया गया, ठीक, लेकिन
फिर भी जो अपने भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो संघीय, संघीय का मतलब यूनियन है दोस्तों, याद रखना, फेडरल तो एकदम नहीं है। कैसा है? संघीय है। फेडरल अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, अपना जो संघीय से मतलब है कि यूनियन है, ठीक। मतलब कि अपने भारत में जो राज्य हैं उनको संघ से, जो स्टेट को यूनियन से, या हम कह सकते हैं कि केंद्र से, अपने देश से अलग होने की, है ना, केंद्र से अलग होने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जो अपना देश है, वो जो अपना केंद्र है, संघ है, वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा। आगे है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एक्सप्लेन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट, ठीक, मतलब कि राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है, या यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। कौन सा जो एक्सप्लेन है अपने भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, कौन सा कथन सत्य होगा? तो दोस्तों अभी हमने बात कर ली जो रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है, बल्कि राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब ये है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट को यूनियन से अलग होने का, मतलब कि अपने संघ से, केंद्र से, भारत राज्य से अलग होने का बिल्कुल भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसके बाद है दोस्तों, इंडिया हैज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कन्फर्म्स विच स्टेटमेंट। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कन्फर्म विच स्टेटमेंट। कह रहा है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये जो कन्फर्म, इसकी जो कन्फर्मेशन है किस स्टेटमेंट से होती है, किस कथन से होती है? द इंडियन यूनियन इज नॉट द कंक्लूजन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। नो स्टेट हैज द राइट टू स्कीड फ्राम द यूनियन। तो दोस्तों ये जो दोनों सेंटेंस हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, ठीक। जो जो दोस्तों राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का कोई भी हक नहीं है। तो बोथ ए और बी जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो अब दोस्तों कहना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदात्मक प्रणाली है अपने देश की, ठीक, अपने शासन की, भारत के शासन की जो संसदात्मक प्रणाली है, इंडिया की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्नेंस का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, आप सभी को पता होगा, हम अपना जो देश है कई वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक, है ना, 200 ईयर्स तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ब्रिटेन का इस पर प्रभाव ज़्यादा है, हम उससे ज़्यादा भलीभांति परिचित है, किससे? संसदात्मक व्यवस्था से या पार्लियामेंट्री सिस्टम से अच्छी तरीके से परिचित है। तो हम लोगों को नया कुछ लेने की क्या ज़रूरत थी, ठीक। जिसका हम लोगों को अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वही हमने ले लिया। अब ये कहाँ से लिया गया? तो सिंपल सी बात है, ये ब्रिटेन से ही लिया गया होगा, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ जुडिशरी इज प्रोवाइडेड इन इंडिया अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी अंडर द पार्लियामेंट, है ना, संसद के अधीन है, जो न्याय है वो संसद के अधीन है। जुडिशरी अंडर द प्राइम मिनिस्टर, है ना, अनयूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो बिल्कुल दोस्तों जो अपनी जो दोस्तों न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, यूनिफाइड है, ठीक। तो जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना, किसी का अधीन नहीं है, ना ही संसद के और ना ही प्रधानमंत्री के। इंडिया इज सेकुलर कंट्री। जो अपना भारत है, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ल्ड सेकुलर। सेकुलर वर्ल्ड का क्या मतलब है, या सेकुलर वर्ड से क्या तात्पर्य है? इंडिया हैज इट ओन स्पेशल रिलीजन। क्या भारत का इसका खुद का एक प्रमुख कोई धर्म है, स्पेशल रिलीजन है? तो ये बिल्कुल असत्य है कथन। इंडिया इज एन एथिस्ट कंट्री। इंडिया एक नास्तिक देश है, या किसी भी धर्म को नहीं मानती, ये भी एकदम गलत है, ठीक। इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेशल रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि भारत का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत है, जो भारत की प्रकृति है, वो नास्तिक है या आस्तिक है। भारत जो है दोस्तों वो सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करता है ना, इक्वली जो है सभी देश का सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी रिलीजन का, और सभी को समान अधिकार देता है, और सभी को समान हक दिए गए हैं, है ना। और कुछ जो दोस्तों पिछड़े हुए हैं, मतलब कि कुछ जो जिनको मुख्य धारा में आने की ज़रूरत है, उन जाति पंथ की मदद भी करता है, स्पेशल उनको कुछ राइट्स देकर, ठीक। तो दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब आगे चल रहा है, आगे कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ
व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंचाइज हैज बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंचाइज हैज बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिमिटेड फ्रेंचाइज है ना, यूनिवर्स, एडल्ट सफरेज, रेशियल सफरेज या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखिएगा, लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात कर रहा है, सीमित मताधिकार है, या वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, या जातीय मताधिकार है। तो दोस्तों आप लोग याद रखना, जो अपने भारत में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की गई है, मतलब कि सभी को जो वयस्क 18 साल से ऊपर है वो सभी के सभी वोट दे सकते हैं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 21, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपने भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है ना, कितने टाइप की इमरजेंसी की बात की गई है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 3 प्रकार की। एक तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक, नेशनल इमरजेंसी है। दूसरा है दोस्तों राज्य आपातकाल है ना, या जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वो है ना। और जो थर्ड है वो है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी, या जिसे हम लोग वित्तीय आपातकाल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडियन एट प्रेजेंट। मतलब कि कह रहा है कि इस समय जो भारत का शासन है, जो भारतीय शासन है, वो मतलब कि कैसा है, एक स्तरीय है कि मतलब एक स्तरीय शासन है, 1 टायर, 2 टायर या 3 टीयर। तो दोस्तों याद रखना, जो इस समय शासन है वो 3 टीयर है। कैसा है, 3 टीयर, मतलब कि जैसे केंद्र में ठीक अलग सरकार है, राज्य में अलग है, और जो स्थानीय स्वशासन है वो अलग से देखा जाता है, नगर पंचायत और दोस्तों ग्राम पंचायत के द्वारा, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक, उसके द्वारा भी देखा जाता है। तो जो दोस्तों थर्ड हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। शासन की मतलब हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो कार्य कर रही है अपने देश में। पहला ऐसा नहीं था, है ना। बाद में दोस्तों 73 और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा दोस्तों संशोधन किया गया। कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11, शेड्यूल जो 11 और जो शेड्यूल 12 है वो ऐड किए गए। ठीक, इसी तरह दोस्तों शेड्यूल बढ़ी है, और पहले कितनी थे मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थी, अब कितनी है, 12 हैं। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ सिटीजनशिप इज देयर इन इंडिया। किस टाइप की जो सिटीजनशिप है अपने भारत में है भारतीय संविधान के अनुसार। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एकल नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता, या ट्रिपल। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए अपने देश में कैसी है, वो है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में जो है वो डुअल सिटीजनशिप है। मतलब अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि जो प्रत्येक नागरिक है वहाँ का, वो राज्य का भी नागरिक है और भारत अपने देश का भी, अमेरिका का भी नागरिक है। मतलब उसे राज्य का भी अलग से अधिकार मिला हुआ है और अपने देश का भी मिला हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ भातृत्व की मामला है, यहाँ सबको समान समझा गया है। चाहे वो राज्य का नागरिक हो, वो देश का भी उसी तरह नागरिक होगा, और जो देश का नागरिक है वो हर राज्य में भी उसी प्रकार से रह सकता है, बस सकता है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे हम लोग। द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अच्छा, ये जो सिंगल सिटीजनशिप था, इसका जो प्रावधान है, इसका जो प्रोविजन है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है ना, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो दोस्तों याद रखना ब्रिटेन से। ये जो एकल नागरिकता वाला प्रावधान है दोस्तों, ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसका पद किस देश के संविधान से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने भारतीय संविधान में लिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ये लिया गया है अमेरिका से। किससे लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से, या हम लोग कह सकते हैं यूएसए से। किससे, यूएसए से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम अमेरिका। निम्नलिखित में से कह रहा है ऐसा कौन सा प्रावधान है, कौन सा प्रोविजन है जो अमेरिका से लिया गया है अपने भारतीय संविधान में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स है ना, जो मौलिक अधिकार, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मौलिक अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा तथा रिमूवल ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं
CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है ना, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उनको हटाने का जो प्रावधान है वो दोस्तों किससे लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिका से। फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो राष्ट्रपति हैं उस पर महाभियोग या इम्पीचमेंट ऑफ द जो प्रेसिडेंट है, जो कि आपको आर्टिकल जो 61 है उसमें मिल जाएगा, है ना। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, ठीक। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये दोस्तों जो तीनों कथन है ABC वो एकदम करेक्ट है, ठीक। ये जो तीनों कथन है वो पूरे के पूरे सारे के सारे एकदम सत्य हैं, तो ऑल ऑफ द एबो जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। Next is the fundamental duties in the Indian Constitution have been taken from the Constitution of which country? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अपने भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये लिए गए हैं रसिया से या पूर्व सोवियत संघ से, ठीक। याद रखना यहीं से मूल कर्तव्य या जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसे लिया गया है, जो कि किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का के तहत, या आर्टिकल 51 कैपिटल ए के तहत इन्हें स्थान दिया गया है। अच्छा, इसे ऐड किस संविधान संशोधन के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अपने देश में किया गया है? तो दोस्तों याद रखना जो 42, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत दोस्तों इसको ऐड किया गया, ठीक। और जो ज़्यादातर जो संविधान संशोधन है वो इसी से किए गए हैं, इसीलिए दोस्तों इसको एक लघु संविधान भी कह दिया जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस टेकन फ्रॉम कनाडा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू, ठीक। मतलब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा कथन है ना, जो कि जो प्रावधान है कनाडा से, कौन से प्रावधान है जो अपने भारत देश में लिए गए हैं या अपने भारतीय संविधान में लिए गए हैं, कौन सा सत्य, ठीक। कथन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये कहाँ से ली गई? कनाडा से। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यूनियन कैरेक्टरिस्टिक द स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना, मतलब कि जो केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली होगा, ठीक। संघात्मक विशेषताओं के साथ, यूनियन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है संघात्मक विशेषताओं के साथ एक सशक्त केंद्र, ठीक। सशक्त केंद्र का मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की गई। ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों आप सभी को पता है संघात्मक विशेषताएं ही कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ पावर है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये भी लिया गया है दोस्तों कनाडा से। फिर है रेजिस्वल पावर नियर द सेंटर, और जो दोस्तों आपने पढ़ा होगी 3 सूचियाँ हैं, एक है दोस्तों संघ सूची, है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक होता है दोस्तों रेजिस्वल पावर, या जिसे हम लोग अवशिष्ट सूची कहते हैं। ये भी दोस्तों किसके पास होंगे? केंद्र के पास होंगे, ठीक। तो ऑल ऑफ द जो एबव सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे। द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अच्छा, जो संविधान संशोधन का प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है, ये भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो प्रावधान है ये लिए गए हैं साउथ अफ्रीका से। किससे लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। तो जो आर्टिकल ए है, मतलब कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जो फ्रेटर्निटी है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से दोस्तों ये जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता, समानता, और जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व की भावना, इसको दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये लिया गया है फ्रांस से। किससे लिया गया दोस्तों? फ्रांस से लिया गया, ठीक। स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व की जो भावना है ये किससे लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है फ्रांस से, ठीक। याद रखिएगा, है ना। फिर आगे कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक, मतलब कि सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और जो राजनीतिक न्याय है इसको किस देश के संविधान संशोधन से लिया गया है या किस देश की क्रांति से लिया गया है? याद मतलब कि किस देश की क्रांति से लिया गया है या किस देश से अपने संविधान में ऐड किया गया है? तो दोस्तों याद रखना ये लिया गया है रशियन रिवोल्यूशन। कब हुआ था? 1917 की, ठीक। याद रखना 1917 की, 1917 की जो रशियन रिवोल्यूशन थी, इससे इसको लिया गया, किसको? सोशल, है ना, या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक एवं जो राजनीतिक न्याय है इसे लिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू? आयरलैंड से दोस्तों क्या क्या लिया गया है ये बताना है कि इसमें कौन कौन से जो कथन है वो सत्य हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी,
जो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, और जो राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, किसमें, राज्यसभा में, या जिसको हम लोग कहते हैं अपर हाउस में। जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य, 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों जो नॉमिनेट किए जाते हैं, वो दोस्तों किससे लिए गए। तो ये दोस्तों जो तीनों के तीनों कथन है वो एकदम सत्य हैं। तीनों के तीनों जो प्रोविजन है वो किससे लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। तो देखो इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तावना जो है वो तो ली गई है अमेरिका से, एकदम सही बात है। लेकिन अगर पूछ दे कि जो प्रियम्बल है, ठीक, याद रखना प्रियम्बल लिया गया है अमेरिका से। ठीक, लेकिन अगर पूछ दे जो प्रियम्बल की भाषा है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, प्रियम्बल, ठीक, प्रियम्बल की बात कर रहा है। ठीक, एक हिसाब से प्रियम्बल इंट्रोडक्शन ही होता है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों मतलब कि जो समवर्ती सूची है ना, जिस पर राज्य और संघ दोनों को अधिकार होता है कानून बनाने का, वो भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ज्वाइंट मीटिंग आप बोथ ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो दोस्तों जो ज्वाइंट सेटिंग होती है किसकी, जो संसद के दोनों सदन की जो दोस्तों ज्वाइंट मीटिंग होती है, जिसे हम लोग संयुक्त बैठक कहते हैं, उसका प्रावधान किससे लिया गया है, ये भी दोस्तों लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो तीनों के तीनों जितने प्रावधान वो एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसीज इन स्पेशल सर्कमस्टेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अच्छा, ये जो आपातकाल का उपबंध है किसका, जो आपातकाल का प्रावधान है ना, विशेष परिस्थितियों में, किसमें, स्पेशल सर्कमस्टेंस में, विशेष परिस्थितियों में, ये जो आपातकाल का प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखना ये लिया गया है जर्मनी से। किससे लिया गया है, जर्मनी से। और दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी नहीं हो, और वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, है ना। और दोस्तों जितनी भी क्लासें हैं इंग्लिश में रहेंगी, बल्कि बाइलिंगुअल रहेंगी। और दोस्तों थोड़ा सा रिसोर्सेज और होने दीजिए, हम आपकी स्टडी को और भी ज़्यादा इजी बनाएंगे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप लोग मैनेज करना, हम आपका साथ बिल्कुल लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।